गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया है जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक। इसका इंग्लिश में नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और हिंदी में और बहुत सारे नाम हैं, जटिल संकुल या समन्वय। तो सबसे पहले इसका नाम जटिल क्यों रखा गया है? जैसे एक मूवी आई थी दबंग, उसमें सलमान खान का नाम था चुलबुल पांडे, तो वहां उसको सब बोलता था बड़ा जटिल आदमी है। जटिल का मतलब बड़ा कठोर आदमी, मतलब किसी का बात सुनता नहीं है। तो ये यौगिक बात सबका सुनता है, लेकिन ये जटिल इसलिए है क्योंकि यह जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, नहीं वियोजित होता है। इसी कारण इसे हम जटिल यौगिक कहते हैं। अब कोई सोच रहा होगा सर पूर्ण वियोजित का मतलब क्या है? जैसे हम आयनिक, हालांकि यह जो चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, ये केमिस्ट्री का ब्रांच है अकार्बनिक का ब्रांच है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन आप लोग के सिलेबस के लिए है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोग ये चैप्टर जो है अकार्बनिक के लिए तो ये जटिल क्यों है? अगर हम कोई आयनिक यौगिक ले लें, आयनिक यौगिक क्या होता है भाई? तो आयनिक यौगिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जिसमें भाग कौन लेते हैं? धातु और अधातु। ठीक है भाई, धातु और अधातु भाग ले रहे हैं, लेकिन ये आयनिक है। तो आयनिक जल में पूर्ण तरह से वियोजित हो जाता है। जैसे अगर हमने KCl को, पोटासियम क्लोराइड को जल में डुबकुनिया मारा, तो जैसे ये जल में जाएगा तो ये बनाएगा K+ और Cl-, मतलब ये तत्व के रूप में आ गया, मतलब पूरी तरह से टूट गया। उसी जगह पे अगर हमने रख दिया CaF2, तो क्या होगा भाई? कैल्शियम 2+ और 2F-। लेकिन यदि हमने अगर प्रश्न में लिख दिया कि भाई K2SO4 अगर हमने लिखा, तो क्या होगा? तो ये टूटेगा 2K+ में और फिर हो जाएगा SO4-। इसको आप 2- भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिर आप SO4 को तोड़ना चाहेंगे जल में, तब SO4 नहीं टूटेगा, ये जल में वियोजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जटिल गुण का दिखाता है, इसके पास जटिल नेचर है, मतलब इसमें उपसह संयोजक बंधन पाया जाता है। यही बंधन के कारण सल्फर ऑक्सीजन से अलग नहीं हो पाता है। ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस कहां से आ गया, यहाँ माइनस कहां आ गया, यहाँ 2 प्लस कहां आया, यहाँ एक ही माइनस क्यों आया, यहां भी सर 1 प्लस आया, यहाँ 2 माइनस आया। तो ये जो प्लस माइनस है वह उसका क्षमता है, और उस क्षमता को हम लोग कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता, वैलेंसी। जैसे पोटासियम का जो वैलेंसी है वह 1 होता है, क्लोरीन का भी 1 होता है, कैल्शियम का भाई 2 होता है, फ्लोरीन का भी 1 होता है, SO4 का 2 होता है। बस पोटासियम धातु है तो प्लस में, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। तो उसी तरह इस चैप्टर में हमको वैसा यौगिक के बारे में पढ़ना है जो जल में
पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इस यौगिक में क्या क्या उपस्थित रहता है। तो इस यौगिक में जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, मतलब बड़ी कोष्टक उपस्थित रहेगी। कौन उपस्थित रहेगी? बड़ी कोष्टक। जैसे अगर हमने लिखा K4FeCN6, तो हम देख रहे होंगे कि यहां पे आपका बड़ी कोष्टक है। तो अगर हमने इसको जल में वियोजित किया, मतलब जल में डुबाया, जल में डुबकुनिया मारा, तो क्या होगा? 4K+। अभी बता चुके हैं कि पोटासियम का संयोजकता 1 है, इसलिए वह हमेशा 1+ बनाएगा। फिर ब्रैकेट में है Fe है, लोहा, साइनाइड है और ब्रैकेट क्लोज है। तो याद रखिए जितना धातु के पास जितना संख्या होगा उतना ही ऋणात्मक इस बड़ी कोष्टक में होगा। तो 1 2 3 4 हो गया। अब क्या है भाई, अगर फिर हम इसको जल में वियोजित करेंगे तो ये नहीं टूटेगा। नहीं टूटने के कारण ही इस यौगिक का दूसरा नाम जटिल है। काहे नहीं टूटेगा सर? क्योंकि इसमें जो लोहा है वह साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से बंधन से जुड़ा हुआ है? वह जुड़ा हुआ है उपसंयोजक बंधन से। इसी कारण यह जल में वियोजित नहीं होता है। तो अब जैसे क्या है, क्लास 11 में आपका केमिस्ट्री में एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें बंधन के बारे में पढ़ना था। तो उसी में एक बंधन आता है उपसंयोजक बंधन। तो पहले इसमें यही बंधन पाया जाता है, इसलिए यह आपका जल में वियोजित नहीं होता। तब होता क्या है वो बंधन? देखेंगे उपसंयोजक बंधन, ये होता क्या है? इसका बहुत सारा नाम भी है। इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या डैटिव बॉन्ड कहते हैं। तो ये है क्या? देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो यह बंधन जो है सहसंयोजक बंधन का एक स्पेशल टाइप है, एक विशेष प्रकार है। लेकिन इसमें जो साझा है वह बराबरी का साझा नहीं होता है। मतलब दो दोस्त हैं, अगर वह गए मार्केट में कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो अगर एक दोस्त के पास पैसा नहीं है तो दूसरा दोस्त उसके बदले पैसा खर्च कर देता है। इसको कहते हैं साझा। लेकिन कैसा साझा? असमान रूप से साझा, मतलब म्यूचुअल साझा नहीं। तो वो साझा क्या होगा? असमान रूप से। इसमें जो साझा है वह असमान रूप से साझा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन म्यूचुअल शेयरिंग। आप लोग फेसबुक चलाते होंगे तो देखते होंगे म्यूचुअल फ्रेंड आता होगा, तो वही म्यूचुअल का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। तो इसमें नॉन म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस बंधन के बारे में नहीं जान रहे होंगे, उपसंयोजक बंधन। तो हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे और इस बंधन को और अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे हमने उदाहरण ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ले लिया भाई O3 ले लिया, जैसे हमने ले लिया आपका H2SO4 ले लिया,
जैसे हमने ले लिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जैसे हमने ले लिया H3O+, जैसे हमने ले लिया NH4+। ये सारा यौगिक में उप सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, मतलब बराबरी का साझा वाला परमाणु। तो पहला हम लोग बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। हल्का इसके बारे में जान लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसका निर्माण प्रायः होता है जब हम किसी भी वस्तु को हवा की अनुपस्थिति में जलाते हैं। इट मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन, तब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होता है। तो भाई बनेगा कैसे? कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो गया। ठीक है भाई। तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा। अब क्या है, सारा तत्व परमाणु अस्थाई होना चाहता है, तो ये सब अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं। अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अष्टक का पालन करेगा। ऑक्सीजन को अगर 2 मिल जाए तो वो भी अष्टक का पालन करेगा। तो ऑक्सीजन को जो 2 कौन देगा? तो वो 2 देगा कार्बन, और कार्बन को जो 4 चाहिए वह कौन देगा? ऑक्सीजन। तो ठीक है भाई, हमने लिख दिया कार्बन और ऑक्सीजन। अब क्या है, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो है कितना? 4, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए कितना? 6 है तो 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा पास में इमरजेंसी के टाइम में। उसी तरह ऑक्सीजन के पास 6 है बाबू, और कार्बन को चाहिए 4, तो ऑक्सीजन भी 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, 2 को इमरजेंसी में रखेगा। तो अब क्या है, ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को साझा किया तो इसका हो गया 8, कार्बन ने भी साझा किया तो इसका भी हो गया 8। अब क्या हुआ है, ये म्यूचुअल शेयरिंग है तो ये परफेक्ट बना लिया सहसंयोजक बंधन। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा कौन दिया है? ऑक्सीजन दिया है। तो यही ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बदले भी दे रहा है, तो इसी बंधन को हम लोग कहेंगे सहसंयोजक बंधन। और जो इलेक्ट्रॉन नहीं साझा करता है उसके तरफ ही तीर का चिन्ह होता है, इसी को हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजक बंधन। समझ गए हैं? और ये सबका संरचना आप कोशिश करिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, और देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी से बनता है, नहीं बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बन गया। अब हम लोग देखेंगे O3। O3 हम लोग ओजोन को कहते हैं, जिसमें 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन है भाई, चलो लिख दिए ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। तीनों का नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिए ऑक्सीजन 1, इसका नाम रख दिया ऑक्सीजन 2, इसका नाम रख दिए ऑक्सीजन 3। और हम जान रहे हैं, अभी हमने देखा ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कितना होता है भाई? 6। तो ठीक है भाई, 6 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका भी 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, ऑक्सीजन 1 को 8 के लिए 2 चाहिए, तो इसने 2 से साझा कर लिया, ऑक्सीजन 3 भी साझा कर लिया। अब अगर ऑक्सीजन 2 दोनों से 2-2 बराबरी का इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो उसके पास 10 हो जाएगा। और 10 जो होता है वह अस्थाई के नियम को दिखलाता है। हम लोग को अष्टक नियम पालन करना है। तो ऑक्सीजन 2 सोचा कि चलो अभी हम ऑक्सीजन ए से ले लेते हैं, बाद में किसी दिन ऑक्सीजन 3 से ले लेंगे। तो ठीक है भाई, तो इसने
1 से इलेक्ट्रॉन ले लिया और 3 से नहीं लिया। तो क्या हुआ भाई, यहां पे सहसंयोजक बंधन बन गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच क्या हुआ है, ऑक्सीजन 2 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है 3 को, लेकिन 3 नहीं दिया है। तो इसी बंधन को कहेंगे उपसहसंयोजक बंधन। तो यहां ये द्विबंधन है, यहां एक बंधन है। ठीक है, ये आपका बन गया O3 का। तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब इस सूत्र के बारे में जानते होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, गंध का अम्ल इसको कहते हैं, एसिड किंग कहते हैं। तो भाई सबसे पहले हमको इस प्रश्न में केंद्रीय परमाणु खोजना है। केंद्रीय परमाणु किसी भी यौगिक का मुखिया होता है, जिससे वह पूरा तत्व उससे जुड़ा रहता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, यदि किसी भी यौगिक में उसकी संख्या अगर सबसे कम है तो वही है केंद्रीय परमाणु। तो सल्फर यहां केंद्रीय परमाणु है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है भाई, 2, 8 और 6। लिख दिया हमने सल्फर 2, 2, 4, 5 और 6। हम ऐसा इसलिए अरेंज किए क्योंकि आप सल्फर के बाद ऑक्सीजन को देखेंगे और ऑक्सीजन 4 गो है, तो 4 को हम इसी तरह सजा सकते हैं। अगर मेरे पास 6 रुपया है तो 6 रुपया को अगर हमको बांटना है बिना भिन्न में, तो 2 को 2-2 रुपया देंगे, फिर 1-1 रुपया देंगे। इसी का ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमने इसको सजाया है। फिर ऑक्सीजन आपका हो गया 4 गो बाबू। ठीक है, अब क्या ऑक्सीजन का जान रहे आप लोग, 6 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, अब जिस तरफ सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो मेरे प्रश्न में 2 को हाइड्रोजन भी है, तो वहां हम हाइड्रोजन को भी दे देंगे। और हाइड्रोजन का सब जानता है परमाणु संख्या 1 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो हाइड्रोजन यहां अस्थाई हो गया। हाइड्रोजन द्वितीयक नियम का पालन करता है, हाइड्रोजन हीलियम, बाकी सारे तत्व तो अष्टक नियम का पालन करेंगे, याद रखिएगा। अब इस ऑक्सीजन का नाम दे देते 1, 2, 3 और 4। यहां सल्फर ऑक्सीजन का 8 हो गया, ऑक्सीजन नंबर 2 का भी 8 हो गया है, इसका भी 8 हो गया है और इसका भी 8 हो गया। अब सल्फर सोचा कि मेरे पास पहले से 6 है, हमको तो 2 ही और चाहिए। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले वह एकल बंधन बनाना सोचेगा। तो ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 2 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वह पहले उसको साझा करेगा। उसके बाद जो उस पे इलेक्ट्रॉन है, बस अपना को वह समेट लेगा। तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कंडीशन क्या हुआ है कि सल्फर जो है 2 के साथ सहसंयोजक बंधन है, 4 के साथ भी सहसंयोजक बंधन है, और हाइड्रोजन भी आपका सहसंयोजक है, ये हाइड्रोजन भी सहसंयोजक है। परंतु ऑक्सीजन जो ऊपर है उसके साथ उपसहसंयोजक है और नीचे के साथ भी उपसहसंयोजक है। तो ये बन गया आपका H2SO4। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। और अब हम लोग बढ़ेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल की ओर। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ही उपसहसंयोजक के बारे में इतना हम लोग को देखना पड़ गया। तो अबरी जो है वो है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। हालांकि नाइट्रिक अम्ल सब लोग इसको बोलता है, जैसे वह सल्फ्यूरिक अम्ल राज था तो ये अम्ल रानी है, एसिड क्वीन कहा जाता है। इसका जनरली यूज होता है आपका उर्वरक बनाने में। जहां नाइट्रोजन आ जाए
याद रखिएगा उसका यूज होगा उर्वरक बनाने में। तो केंद्रीय परमाणु, अब कोई स्टूडेंट बोल देगा सर यहां नाइट्रोजन का भी संख्या 1 है, हाइड्रोजन का भी संख्या 1, तब क्या करेंगे? तब हमको देखना है, सबसे पहला कंडीशन किसी भी यौगिक में हमको देखना है कौन सा परमाणु का संख्या सबसे कम है। उसके बाद हमको देखना है किसके पास ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के पास 5 है, इसके पास 1, इसलिए केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होगा। तो लिख दिया हमने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है भाई, 2 और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 गो में बांटना है, क्योंकि उसके बाद हमको ऑक्सीजन देखना है। तो किसी को 2 रुपया बांटेंगे, फिर किसी को 2 रुपया बांटेंगे, फिर किसी को 1 रुपया बांटेंगे। ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन भी लिख दिए, इसको मान लिए 1, इसको 2 है और इसको 3। तो जिस ऑक्सीजन को हम कम इलेक्ट्रॉन देंगे उसी के तरफ हाइड्रोजन परमाणु को हम लिखेंगे, और हाइड्रोजन के पास होता है 1, और ऑक्सीजन के पास सब जान रहे हैं कितना होता है, 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी 2 हो गया, 2 4 2 6, यहां भाई 2 2 4 5 और 6 हो गया। अब ऑक्सीजन 1 का 8 पुर गया है, इसका भी 8 पुर गया है, और इसका, ठीक है। अब क्या है, तो ये जो प्रश्न बनेगा, जैसे आपका NH4+, हम इसको लिख सकते हैं भाई NH3 और H+। उसी तरह हम लिख सकते हैं H3O+, तो क्या लिखेंगे H2O और H+। इसका नाम अमोनिया, इसका नाम अमोनियम, समझ गए हैं। अब क्या है कि H+ होता क्या है? एक्चुअली में H+ हम लोग कहते हैं उसको हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, या उसको कहा जाता है प्रोटॉन। क्या कहते हैं भाई? प्रोटॉन कहते हैं। मतलब जो यौगिक H+ का त्याग करे, प्रोटॉन का त्याग करे, उस यौगिक को हम लोग कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? एसिड। तो प्रोटॉन सर क्यों कहेंगे, देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं भाई कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो Z बराबर 1 है। तो जब कोई भी परमाणु उदासीन है, मतलब कोई इस पे ना धनात्मक आवेश है ना ऋणात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, और द्रव्यमान भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन होता है 0। का है? क्योंकि न्यूट्रॉन बराबर होता है A-Z। तो देख लेंगे, Z होता है परमाणु संख्या और A होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां प्लस का चिन्ह आ जाए तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जाना, त्यागना। तो अब 1 से क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मौलिक कण सिर्फ कौन बचा? प्रोटॉन। तो मतलब H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वह भिखमंगा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो अब जो है इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा NH3 का, ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बता चुके हैं 7, 2 और 5 होता है। तो 5 है इसका टोटल। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। हाइड्रोजन है, यहां भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन हो गया प्लस वाला, ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास नहीं है। इसका तो अस्थाई हो गया, ये भी अस्थाई हो जाएगा, ये भी अस्थाई हो गया। अब ये हाइड्रोजन प्लस इससे दोनों इलेक्ट्रॉन साझा में मांग लेता है कि भाई मेरे पास एक को इलेक्ट्रॉन है, दे दीजिए, दे दिया। अब नाइट्रोजन भी जब सबसे साझा करेगा तो उसका भी 8 पुर गया। तो ये क्या बना? ये बन गया NH3, और यहां पे इसका है H+। ये बंधन कौन है?
उपसहसंयोजक बंधन। अब ये आप लोग बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली उपसहसंयोजक जो यौगिक है उसमें हम लोग अकार्बनिक के बारे में पढ़ेंगे कि अकार्बनिक कितना डेवलपमेंट किया है। अब जैसे बहुत सारा उन्होंने यौगिक का निर्माण किया है, जैसे होमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वह धातु का नाम है लोहा, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन का काम है उसको वाहक करना, ऑक्सीजन उसको ले जाता है। तो ये सारे यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में सबसे पहले बताया है अल्फ्रेड वर्नर ने। वर्नर का सिद्धांत एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा। तो अब अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग जल्दी से H3O+ का संरचना बना लेंगे।